नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा कंपटीशन चैनल पर। और एलटी ग्रेड जीआईसी के लिए या फिर कोई भी अगर आप एग्ज़ाम देते हैं जिसमें जीके आने वाला है, आगे आने वाली टीजीटी पीजीटी में भी ये लागू होने वाला है। 100% श्योरिटी है कि ये लागू होगा ज़रूर जीके जीएस। तो ये जीके जीएस आपका अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर अब आज हमारी ये वैसे तो क्लास मैंने करवा दी थी, आज मैं उनकी प्ले लिस्ट बना दूँगी। 5-6 क्लास में करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास आज हमारी किसकी है, तो विश्व की नहरें और जलप्रपात, ठीक है। विश्व की नहरें और जलप्रपात के क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं और उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आएगी। तो आप लाइक सब्सक्राइब तो भाई कर ही लेंगे, ठीक है। आप अपनी ईमानदारी से कर लिया करो, थोड़ी ईमानदारी दिखाया करो, है ना, क्योंकि भगवान सब देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात बोयोमा, स्टेनली, एंजिल या फिर नियाग्रा। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, एंजिल हो जाएगा। एंजिल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये विश्व की बात हो रही है, ये थोड़ा यहाँ पर ध्यान आपको देने की ज़रूरत है। आगे क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है, ये जो एंजिल जलप्रपात है ये किस देश में स्थित है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, वेनेजुएला, कनाडा, न्यूजीलैंड या फिर नॉर्वे। तो राइट आंसर हमारा वेनेजुएला है। वेनेजुएला में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर आपने पहले कभी भी जीके पढ़ा है, आपको ये क्वेश्चन आते हैं या फिर आप लूसेंट पढ़ करके क्लास करते हैं, तो मुझे आप ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं, ठीक है। इस टॉपिक में से मैं एक टॉपिक वाइज अभी आपको करवा रही हूँ, है ना। बाद में हम 20-30 प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। तो बताइए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करिए। जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे, जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही मुझे समझ में आएगा कि हाँ आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, ताकि मैं आगे ये जो कंटिन्यू रख सकूँ, ठीक है। तो क्योंकि देखो, मोटिवेशन की ज़रूरत सभी को पड़ती है, हमें भी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और इतना मेहनत करने का फिर मन नहीं करता अगर कुछ मिलता नहीं है बदले में, तो है ना। हर कोई मतलब का ही इंसान है। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो एंजिल जलप्रपात ये वेनेजुएला में है और ये किस नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, अमेजन, ओरिनोकार्ट, कैरोनीटिका या फिर पराना। तो राइट आंसर हमारा तीसरे का सी हो जाएगा, कैरोनीटिका, ठीक है। कैरोनीटिका नाम की नदी है वेनेजुएला में, वहाँ पर यह जलप्रपात है जो कि बना हुआ है। बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, जेम्बेजी, जेरे, नील या फिर लुआनवा। तो राइट आंसर हमारा 4 का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये जेरे नदी पर स्थित है, ठीक है। जेरे नदी पर स्थित है कौन सा, बोयोमा जलप्रपात। ये अच्छे से आपको याद रखना है। आगे स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। स्टेनली जलप्रपात ये किस नदी पर है, अमेजन, कांगो, नील या फिर कैरोनी नदी। तो 5 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, कांगो नदी पर स्थित है, ठीक है। कांगो नदी पर स्थित है, ये ध्यान रखना। कौन सा, स्टेनली जलप्रपात। स्टेनली जलप्रपात कहाँ पर है, तो कांगो नदी पर स्थित है। आगे है नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ये 4-5 ही जलप्रपात हैं जिनसे क्वेश्चन हमेशा घूम कर करके पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, ठीक है। तो बिल्कुल इनको ही आप याद कर लेंगे तो आपका काम ये समझ लीजिए हो गया। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है, कोलोरेडो, मिसिसिपी, सेंट लॉरेंस या फिर जेम्बेजी। तो 6 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, सेंट लॉरेंस, ठीक है। ये सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात, ये आप ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन है हमारा, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है। तो 7 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अमेजन, मिसौरी, सेंट लॉरेंस या फिर जेम्बेजी। जेम्बेजी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। जेम्बेजी आंसर हमारा बिल्कुल सही है। नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के मध्य में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के मध्य में स्थित है, हुरन एवं ओंटेरियो, ईरी एवं ड्यूरन, ईरी एवं ओंटेरियो, यूरन एवं सुप्रियर। तो राइट आंसर हमारा 8 का कौन सा होगा, सी सही हो जाएगा, ईरी एवं ओंटेरियो, ठीक है। ईरी एवं ओंटेरियो इस पर नियाग्रा जलप्रपात है जो कि 2 झीलों के मध्य में बना हुआ है। झीलों के बारे में हमने कल पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखी है क्लास तो ज़रूर देख लेना, ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके इसको बोला जाता है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फिर यूएसए। तो 9 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए। यूएसए बोलते हैं अमेरिका को, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, अमेरिका के अंदर है, ये ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन है हमारा, नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है, स्विट्जरलैंड एवं जर्मनी, यूएसए एवं कनाडा, फ्रांस एवं इटली, डेनमार्क एवं स्वीडन।
तो 10 का राइट आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यूएसए एवं कनाडा। ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात यूएसए और कनाडा इनकी सीमा पर स्थित है, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम नहरों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती हैं? जो पनामा नहर है, इससे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ने का काम करती है? तो मैं सीधा आपको आंसर बता देती हूँ। राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट का बी हो जाएगा, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है कौन सी नहर? पनामा नहर। ये आपको ध्यान रखना है, प्रशांत प से प्रशांत, प से पनामा। ठीक है, ऐसे याद रख लेना, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। आगे क्वेश्चन है, पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है, क्यों? तो देखते हैं, पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि पनामा नहर लंबाई में छोटी है ना? ऐसी बात नहीं है, पनामा नहर लंबाई में छोटी बिल्कुल भी नहीं है। पनामा नहर समतल भूमि पर नहीं है, ये भी कारण नहीं है। घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, जो घने आबादी वाले देश हैं उनका व्यापार पनामा नहर के माध्यम से नहीं होता है ना? और जो स्वेज नहर है ना, स्वेज नहर कहाँ से निकलती है? स्वेज नहर जो घने आबादी वाले क्षेत्र हैं वहाँ से निकलती है। ठीक है, तो उनका इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है व्यापार की दृष्टि से स्वेज नहर, ये ध्यान रखना है। और पनामा नहर में जलपास यानी कि लॉक्स बने, ये भी कारण नहीं है। आगे क्वेश्चन है हमारा, पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो यह मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था। आपको आंसर बताना है चौथे का, 13वें का आंसर बताना है। तो 13वें का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 मिनट, 13वां यानी कि 3। ये मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था, है ना? ये कथन सही नहीं है। ठीक है, ये कथन सही नहीं है, मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था, ये गलत है। यही आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, एस ठीक है, बाकी पढ़ लेना। संसार का 25% व्यापार इसी नहर के द्वारा होता है, यानी कि पनामा नहर के द्वारा 25% व्यापार होता है। यह नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, अभी हमने ऊपर देखा था। ठीक है, और इस मार्ग की जो लंबाई है वो 64.8 किलोमीटर है। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? पत्तन तो आप जानते होंगे किसको बोलते हैं, तो ये बंदरगाह को बोलते हैं, पोर्ट को। ठीक है, बंदरगाह यानी कि पोर्ट को पत्तन बोला जाता है, जो कि पानी के किनारे पर बने होते हैं। ठीक है, नदी या फिर समुद्र के किनारे पर जो बने होते हैं, जहाँ से स्थान, जैसे कि एयरपोर्ट होता है, बस स्टैंड होता है, वैसे कि पत्तन बंदरगाह होते हैं जहाँ से पानी से आता है जो सामान, उसको वो वहाँ पर आकर के ठहरते हैं। ठीक है, तो पत्तन स्थित है पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर। उत्तरी सिरे की बात कर रहा है, कौन सा पत्तन स्थित है? तो 14 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पनामा, कोलोन, गाटून या फिर मिराफ्लोरेस। तो राइट आंसर हमारा कोलोन हो जाएगा। ठीक है, कोलोन जो पत्तन है ये पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर स्थित है। आगे है, पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित कौन सा पत्तन है? पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पत्तन है? पनामा, कोलोन, पोर्ट सईद या फिर गाटून। कोलोन तो हमने देख लिया, ये तो कहाँ पर है? उत्तरी सिरे पर है। ठीक है, उत्तरी सिरे पर है। तो दक्षिणी सिरे पर कौन सा है? तो पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर जो स्थित है उसका नाम ही पनामा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? सबसे बड़ी जहाजरानी नहर किसे कहा जाता है? पनामा, स्वेज, कील या फिर सू नहर। तो 16 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वेज नहर। ठीक है, स्वेज नहर को कहा जाता है सबसे बड़ी जहाजरानी नहर, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो 17 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर को लाल सागर से। ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर, ये ध्यान रखना है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, आज मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। जो भी बच्चे नए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये क्लासेस पहुंचनी चाहिए। स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन है जो कि स्थित है? स्वेज नहर, अब स्वेज नहर की बात हो रही है। पनामा का तो हमने देख लिया, कोलोन है। स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? यहाँ से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप थ्योरी भी पढ़ रहे हैं तो इसी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो 18 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा पोर्ट सईद। ठीक है, जो पोर्ट सईद है ये कहाँ पर है? स्वेज नहर पर। और कोलोन किसका उत्तरी पत्तन है? तो ये पनामा नहर का है, ये ध्यान रखना।
आगे हमारा क्वेश्चन है सुएज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पत्ता नहीं। अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो 19 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सुएज। बिल्कुल बहुत ही आसान है। उत्तरी पर पोर्ट सईद और दक्षिणी पर कौन सा है, तो सुएज नहर है। दोनों का जो दक्षिणी है, दक्षिणी का नाम उनके नहर के नाम पर ही रखा गया है। सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था, ध्यान देना, यहाँ पर प्रारंभ पूछ रहा है, ये प्रारंभ कब हुआ था। ठीक है, ऐसा तो है नहीं, नहर है लंबी चौड़ी होती हैं तो एक ही साल में ये पूरी हो जाएं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था, 1854, 69, 74 या फिर 96। तो 20 का हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 20 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1874। ठीक है, 1874 में इसका जो निर्माण है वो शुरू हुआ था और कब पूरा हुआ था वो भी देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन है सुएज नहर कब बन करके तैयार हुई थी। सुएज नहर कब बन करके तैयार हुई थी, तो 21 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सुएज नहर कब बन करके तैयार। एक सेकंड, सुएज नहर का निर्माण है कब प्रारंभ हुआ था, ये पूछ रहा है आपसे। ये देखो 1854 में इसका काम शुरू हुआ था बनने के लिए, है ना, 1854 में। और ये बन करके तैयार जो हुई थी ना वो 1 साल में तो बन करके नहीं तैयार हुई थी, है ना। 1800 इसमें ना आंसर इसका गलत दे रखा है, 1854 बता रखा है। चलो इसको देख के मुझे बताना पड़ेगा बाद में, है ना। 1854 में ही ये बन करके तैयार हुई थी, ऐसा इसमें आंसर शीट में लिखा है। थोड़ा मैं इसको चेक करके आपके आंसर शीट में डाल दूंगी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, तो परेशान मत होना। सुएज नहर की लंबाई कितनी है, सुएज नहर की लंबाई कितनी है, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सुएज नहर की लंबाई। अभी हमने पनामा नहर की लंबाई देखी थी तो 64.8 किलोमीटर थी। ठीक है, पनामा नहर की लंबाई कितनी थी, तो 64.8 थी। तो सुएज नहर की बताना है हमें कितना हो जाएगा, राइट आंसर हमारा 106.5 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, पनामा से बड़ी है ये नहर, ये ध्यान रखना है। तो राइट आंसर 106.5 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, सू नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है। सू नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है, तो 23 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुपिरियर झील को यूरन से जोड़ती है। ठीक है, सुपिरियर झील जो कि मीठे पानी की झील है ना, सुपिरियर झील को यूरन से जोड़ती है, ध्यान रखना है। आगे हमारा क्वेश्चन है कील नहर किसको जोड़ती है, कील नहर किस किस को जोड़ती है, तो 24 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 में राइट आंसर हमारा, एक सेकंड, भाई रुकिए आप थोड़ा सा, बस एक सेकंड में आपको यहाँ पर कन्फर्म ही बता देती हूँ, है ना। 20 का आंसर देखिए सबसे पहले आप, 20 का आंसर हमारा मैंने आपको बताया 1854 में ये शुरू हुआ था, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर ना 1869, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट है, 1869 में बन करके ये 1869 में बन करके तैयार हुई थी। ठीक है, 1869 में बन करके तैयार हुई थी, ये ध्यान रखना है, ये कन्फर्म है। ठीक है, बाद में ध्यान रहे ना रहे इसलिए मैं अभी आपको बता दे रही हूँ। और इसका हमने 22 का हमारा राइट आंसर कितना था, तो ये कितना था भाई, एक सेकंड, इसको भी मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, वो एक क्वेश्चन बीच में मैंने छोड़ दिया था, टाइप नहीं किया था, है ना, उसका आंसर मैंने यहाँ लगा दिया था, गलती हो गई। सुएज नहर की लंबाई कितनी है ये आपसे पूछ रहा है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा 168 किलोमीटर। ठीक है, 168 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये ध्यान रखना, 168 किलोमीटर। सू नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है, अभी आपको इसका आंसर बताना है, तो ये हो जाएगा सुपिरियर को यूरन से। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, कील नहर किस किस को जोड़ती है, तो कील नहर किस किस को जोड़ती है, मैनचेस्टर को लिवरपूल से, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, प्रशांत महासागर को अटलांटिक सागर से। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। ठीक है, उत्तरी सागर को किससे जोड़ती है, तो ये बाल्टिक सागर से जोड़ती है। आगे हमारा क्वेश्चन है कौन सी नहर है जो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है, कौन सी नहर है जो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है, तो 25 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा कील नहर। ठीक है, जो कील नहर है ये बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है, ये ध्यान रखना है, दोनों के बीच में बनी हुई है,
क्योंकि नहर जहाँ से निकलती है और जहाँ पर जाती है वो कहीं ना कोई स्थान तो होता ही है। किरा नहर, किरा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? किरा नहर, तो किरा नहर कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये थाईलैंड के अंदर स्थित है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये किरा नहर थाईलैंड के अंदर है। ठीक है, जिसे सफ़ेद हाथियों की भूमि भी कहा जाता है थाईलैंड को। पनामा जल डमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार किसने रखा था? पनामा जल डमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार किसने रखा था? टॉलमी, स्ट्रोवा, रेड जेल या फिर हम्बोल्ट ने? तो 27 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम्बोल्ट हो जाएगा। ठीक है, और डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम्बोल्ट ने आर पार ये नहर बनाने का जो विचार है वो रखा था। ठीक है, आगे स्वेज नहर के खुलते ही किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया? स्वेज नहर के खुलते ही किसके बीच में समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया? तो 28 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लंदन और चेन्नई। ठीक है, लंदन और चेन्नई को जोड़ता है। चेन्नई हमारे भारत में है और लंदन आप जानते ही हो। ठीक है, लंदन और चेन्नई के बीच में जो समुद्री मार्ग है ना वो छोटा हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है क्योंकि इसमें लॉक प्रणाली है, इसका मार्ग छोटा है, इसका मार्ग व्यस्त है, इसका मार्ग कम व्यस्त है। तो पनामा नहर स्वेज नहर से किस प्रकार से भिन्न है? तो 29 में राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? इसका मार्ग कम व्यस्त है। स्वेज नहर की अपेक्षा इसका जो मार्ग है वो कम व्यस्त है। ठीक है, उसमें स्वेज नहर की व्यस्तता अधिक है क्योंकि वो घने आबादी वाले क्षेत्रों में है और ये व्यापार के लिए इनका जो प्रयोग है वो ज़्यादातर किया जाता है। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 30 का राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 1869 ईस्वी में। ठीक है, 1869 ये वो समय है जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर में हुआ था, है ना। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी जो है कमी आई है? तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 5000 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर, 8000 या फिर 10000 किलोमीटर। तो राइट आंसर हमारा बी है। बी बिल्कुल सही है, 7000 किलोमीटर। ठीक है, 7000 किलोमीटर की कमी आई है, ये ध्यान रखना। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष में शुरू हुआ था? ये थोड़ा सा आपको मिस्टेक हो गया है यहाँ पर। इसमें हमारा डी ठीक हो जाएगा, 1914 ईस्वी। ठीक है, 1914 ठीक हो जाएगा। ये बीच बीच में एक क्वेश्चन छोड़ दिए, उन पर ध्यान नहीं रहा मुझे टिक लगाने का, है ना। तो माफ़ कर देना इस गलती के लिए, तो आगे से ऐसी गलती नहीं होगी भाई। और अभी आपको मैंने सही आंसर बता दिया है। अब आप तय कर लेना कि आपको अगर क्लास पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह की अगर आप चाहते हो कि डेली ये सीरीज चलती रहे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट मुझे करने पड़ेंगे और बताना पड़ेगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक है, और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये भी आप साथ में लगाते चलें। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।